वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। कासत के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है, आपने शायद सुना हो पहले, मगर आज बानी तहरीक इंसाफ के आर्मी चीफ को लिखे गए खतूत पर जो सिचुएशन है ये उसके साथ बैठता हुआ नज़र आ रहा है। बानी तहरीक इंसाफ अब तक आर्मी चीफ को 1, 2 और तीसरा ख़त भी लिख चुके हैं, लेकिन तीनों का जवाब वाज़ेह था कि बात करनी है तो सिर्फ सियासतदानों से करें। कल बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ को एक और ख़त लिख डाला जिसका जवाब भी यही आया है जो कि पहले 2 खतूत का आ चुका है। इस बार जवाब बराह रास्त आर्मी चीफ की जानिब से सामने आया है। आर्मी चीफ के जवाब के बाद तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की जो ख्वाहिश थी या एक तासुर था कि शायद ये बात हो रही है, वो तमाम अब मधम हो गए हैं। आज मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर मिला भी है तो उसे पढ़ने के बजाय वज़ीर आज़म को भेज दूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। ख़त की बातें सिर्फ चालें हैं, मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो मैं नहीं पढ़ूँगा बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा दूँगा। दूसरी जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से। ये मुलाकात अडियाला जेल में हुई, तकरीबन 2 घंटे तक ये जारी रही। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई और इस मुलाकात में पार्टी के मुख्तलिफ मामलात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप सब लोग जानना चाहते हैं वो शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का मामला था जो कि ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी। कल रात शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से ऑफिशियली निकाल दिया गया जिसके बाद उन्होंने भी अपनी खामोशी ख़त्म कर दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमेशा PTI और खान साहब के साथ वफादार रहा, अपने उसूलों पर खड़ा रहूँगा। मुझे हालिया फैसले से सख्त दुख हुआ, ऐसा महसूस होता है कि ये फ़ैसला उन अफराद ने कराया है जिन्होंने मुझे पार्टी में कबूल ही नहीं किया था। मैंने कभी ज़ाती तनाज़ात में पढ़ने की कोशिश नहीं की और पार्टी के अंदर किसी ग्रुप के बजाय हमेशा इमरान खान के विजन के साथ खड़ा हुआ। मुझे यकीन है कि PTI के वर्कर्स जो इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं वो ठीक बात करने के लिए आइंदा भी खड़े रहेंगे। पार्टी अपने फैसले पर नज़रसानी नहीं करती तो मैं उसका एहतराम करूँगा। मुश्किल हालात में डटे रहने वाले बानी PTI के रहनुमाओं और कारकुनान से कहूँगा कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। सो इंटरेस्टिंग जवाब उन्होंने दिया है। इस हवाले से जब समा अकरम राजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि उनको निकालने की वजह सिर्फ बानी PTI हैं। लेट्स वॉच दैट। जबकि शहरियार आफरीदी ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने की मुखालफत की और उन्होंने कहा है कि ये हमारे घर का मामला है और जल्द हल हो जाएगा। उन्हें भी देखिए। हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आर्मी चीफ ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे अव्वल तो खतूत मिले ही नहीं हैं और अगर मिलेंगे भी तो मैं नहीं पढ़ूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। ये बड़ी सही बात की उन्होंने, क्योंकि आपको भी ख़त प्राइम मिनिस्टर को ही लिखना चाहिए था अगर आप सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं। अच्छा, मुझे आपकी गुफ्तगू से पता चला कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद है यहाँ। चलिए, ये तो आप एग्जैजरेट करके कह रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, वो चीफ साहब की उनकी एक अपनी मर्जी है जिस तरीके से भी वो रिस्पॉन्ड करना चाहें। ये एक ओपन लेटर है और ये ओपन लेटर जो है वो पब्लिश हुआ है लोगों के लिए, सब ने पढ़ा है, सब ने देखा है। इंतहाई माकूल लेटर है और इस सिलसिले में उन्होंने अर्ज़ की है कि जी ये जो 6 इश्यूज़ हैं इनको एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि अफवाज पाकिस्तान और अवाम फिर यकजा हो सकें। सो इसमें कोई आपने आगे भी सुना होगा, उन्होंने ये भी कहा कि ख़त की बातें सिर्फ चालें हैं। इंट्रीग है ये साजिश है। मैं उनकी स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है ठीक है। ये भी कहा जा रहा है कि नॉट आर्मी चीफ डिडंट से दैट, बट ये कहा जा रहा है कि ये खतूत एक्चुअली एक चार्जशीट है या आप सिर्फ छेड़ने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को भेज रहे हैं। ये देखिए, छेड़ने वेड़ने का मसला नहीं है। ये मसाइल जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में जिनकी वजह से बहुत सी इश्यूज क्रिएट हुए हुए हैं। अभी वो नेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल हार्मनी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तलकीन की है। और जो भी इंस्टीट्यूशन है दुनिया का वो यही कह रहा है और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये मुल्क को तंग कर रही है, मुल्क को तकलीफ दे रही है, मुल्क को डैमेज कर रही है। और खान साहब के जो खतूत हैं उनकी जो मोटिव है उसके पीछे यही है कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब जो स्टेटमेंट दिया आर्मी चीफ ने, जी कुछ इक़दाम जो हैं जो उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं ये नागुज़ीर हैं। इन इक़दाम को जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए ताकि मुल्क में यूनिटी और हम आहंगी जो है वो उसकी फ़ज़ा जो है वो कायम की जा सके।
बट जैसे उन्होंने मशवरा दिया कि बल्कि एक आइडिया दिया, उन्होंने कहा मैं भी ख़त प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, तो फिर खान साहब भी नेक्स्ट ख़त प्राइम मिनिस्टर को लिख दें या नवाज शरीफ साहब को लिख दें? देखिए जी, खान साहब की सवाबदीद है कि वो क्या सोचते हैं। अब ये अगर ख़त प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं तो वो ठीक है, वो उनकी सवाबदीद है। ठीक है। अब एक तासुर था रऊफ साहब, आप भी ये कहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक हो रहे हैं या बातचीत हो रही है हमारी। हामिद खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को गलतफहमी हुई है, हमारे हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आज की जो डेवलपमेंट है उसके बाद भी यही लगता है कि हामिद खान साहब ठीक कह रहे थे। देखिए, मेरी कंटेंशन आपको पता है, आपके प्रोग्राम्स में भी मैं बसा औकात इजहार कर चुका हूँ और आप आज रीट्रेट कर देता हूँ। मेरी कंटेंशन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे मुल्क के मसाइल हल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत जो है वो नागुज़ीर है, वो होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। इसके बगैर मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हो सकते, इसके बगैर मुल्क में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, इसके बगैर मुल्क में इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेज़ नहीं हो सकती। ये तमाम चीज़ें मैं बारहा कह चुका हूँ, आज आपके प्रोग्राम में मैं दोबारा उनका बरमला इजहार कर रहा हूँ। राइट। सो जो डॉसिए आपने IMF को भिजवाया है, ये वही डॉसिए है जो चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई ने भेजा था या इज इट समथिंग डिफरेंट? जी, वही डॉसिए है। सो एग्जैक्टली आपका मुद्दा क्या है? आप क्या चाह रहे हैं IMF क्या करे? IMF कर क्या सकता है? वो यही कर सकता है कि पैसा रोक ले पाकिस्तान का। सो इज दिस व्हाट यू वांट टू डू? ऐसी कोई हमने ना, अपना जो ओरिजिनल लेटर हमने कभी लिखा था कुछ अर्सा पहले, उसमें भी हमने, अगर आप पढ़ें वो लेटर तो आपको पता होगा कि हमने इसके बारे में स्पेसिफिकली एक पैराग्राफ ऐड किया था कि इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान के साथ जो कोलैबोरेशन आपकी है वो ख़त्म कर दें, बल्कि इसमें सिर्फ ये है कि ये जो IMF की एक ट्रांच जो थी, आपको याद होगा जब IMF की डेलीगेशन पाकिस्तान में आया था और वो खान साहब को मिलने गया था, तो खान साहब की ओपिनियन सीख की गई थी, तो उन्होंने कहा था जी कि आप बिल्कुल इनको ट्रांस दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये होना चाहिए डिपेंडेंट ऑन होल्डिंग अ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो अब IMF के साथ ये बातचीत बहुत पहले हो चुकी हुई है, उसके बाद दूसरी ट्रांच के ऊपर भी उन्होंने हमारा ओपिनियन मांगा था और यही दिया गया था जी कि होल्डिंग अ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अनफॉर्चुनेटली ना इलेक्शंस फ्री थे, ना फेयर थे, ना ट्रांसपेरेंट थे और रात के अंधेरे में वो आपको पता है कि डाका डाला गया था अवामी मैंडेट के ऊपर। तो हम सिर्फ उसकी याद दहानी कराना चाह रहे हैं, उसको बावर करवाना चाह रहे हैं कि जी जो आप लोगों ने भी, जो आपसे कहा गया था और आपने कहा था जी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और होना चाहिए, वो नहीं हुआ मुल्क में, बल्कि उसके बरखिलाफ बहुत कुछ हुआ है, जिसकी ये जो डोसियर है उसकी एक कंपाइलेशन है, उसमें वो तमाम जो इंसिडेंट्स हैं जो हुए हैं उनको हमने कंपाइल किया है और ये जो चीफ जस्टिस को भेजा गया था उसके साथ भी ये लगा हुआ था और अब मुझे बताया गया है कि उमर अयूब साहब ने खत लिखा है, उसके साथ भी ये डोसियर की कॉपी लगाई। So, जो गवर्नमेंट कह रही है वो भी ज़रा सुन लीजिए। वज़ीर कानून ने इन खतूत के हवाले से कुछ कहा है, लेट्स वॉच दैट। रऊफ हसन साहब, इस ओपिनियन पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इन कंटेंट्स के साथ। हमने किसी स्टेज के ऊपर भी ये नहीं कहा जी कि IMF पाकिस्तान के साथ डील करना छोड़ दे। हमने सिर्फ इलेक्शंस की बात की है और वो बहुत पहले भी कर चुके हुए हैं और ये उसकी रीइटरेशन है। अगर थोड़ी सी इजाजत दें, सॉरी मैं मुखल नहीं हो रही, आप बात कंटिन्यू रखें, बट एक रिमाइंडर है कि माजी में कर्ज प्रोग्राम के हवाले से शौकत तरीन साहब की जो बात हुई थी तैमूर झगड़ा साहब से या मोहसिन लगाई साहब से, वो रिवील हो चुकी हैं। एक पूरी अटेम्प्ट तो की थी कि पैसे ना आए पाकिस्तान में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो जो कुछ हुआ था वो उसकी वेरासिटी जो है वो अभी तक कंफर्म होनी है। मैं लेटर की बात कर रहा हूँ, सवाल आपका लेटर के बारे में है। लेटर में आप मुझे निकाल के दे दीजिए कि कहाँ हमने कहा है कि आप IMF जो है वो पाकिस्तान के साथ डील ना करे, या अब जो लेटर लिखा गया है उसमें कहाँ कहा गया है कि IMF पाकिस्तान के साथ डील ना करे। ये कंजेक्चर जो है ये एक बीमारी बन चुकी हुई है हमारे यहाँ। हम बात पढ़े बगैर, समझे बगैर, देखे बगैर हम लोग कंजेक्चर करते हैं जी कि खुदा न खास्ता हमने IMF को ये कहा है। IMF के अपना जो उनका जो रोस्टर है उसमें 30% जो इलेक्शंस होते हैं उसका ऑडिट जो है वो शामिल है, वो आप इन्वोक कर सकते हैं। हमने अपने पहले लेटर में भी सिर्फ उसको इन्वोक किया था जी कि ऑडिट होना चाहिए कि इलेक्शंस फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए हैं कि नहीं हुए। इसके अलावा हमने कोई बात नहीं की कि IMF पाकिस्तान के साथ डील ना करे। ये मैं लेटर्स के कंटेंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, हकीकत के ऊपर बात कर रहा हूँ। शेख अफजल मरवत साहब पार्टी में अब नहीं है, लेकिन जैसे कि शारिया अफरीदी ने कहा कि वापस आ जाएंगे, ये हतमी है या हो सकता है वो वापस आ जाए?
देखिए जी, उनको एक्सपल्शन नोटिस, एक्सपल्शन लेटर जा चुका हुआ है, इस वक्त वो पार्टी में शामिल नहीं है। आइंदा क्या होता है ये खान साहब की सवाबदीद है और उनके शेर अफजल मरवत साहब के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी बेस करेगा ये, तो मैं इसके ऊपर स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वक्त की सिचुएशन जो है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे। राइट, बट वो MNA भी हैं, क्या उनसे कहेंगे कि रिजाइन कर दें, दोबारा इलेक्शन हो, या ही कैन कंटिन्यू? मेरा ख्याल है कि उस तरह बढ़ा जाएगा। अब वो शेर अफजल साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिजाइन करते हैं कि नहीं करते। उसको भी अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर उसको भी देख लिया जाएगा कि क्या ऑप्शंस पार्टी के पास मौजूद हैं। बट लेसन क्या हम समझें? शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट्स वजह बनी है, वो जो हर बात कर देते हैं, या उनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये वजह बनी है? असल वजह क्या हुई है? पॉपुलर तो वो कोई नहीं है जी, वो तो आपकी उनकी पॉपुलैरिटी का जो ढोंग है वो तो ऑलरेडी खुल चुका हुआ है। मेरा ख्याल है कि पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी की यूनिटी के लिए वो डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे मसलन एज ए पार्टी मेंबर मेरे इख्लाफात होते हैं, मेरी एक अपनी राय होती है, मैं उस राय का बरमला इजहार करता हूँ जो पार्टी के फोरम्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाकी तमाम मेंबरान को भी हक हासिल है कि वो उस अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जब हम पब्लिक डोमेन में, मैं आपके पास बैठा हूँ, ये पब्लिक डोमेन है, यहाँ मैं उस बात का जो है वो इजहार नहीं करना चाहता। ये पार्टी डिसिप्लिन इसको डिमांड करता है। अनफॉर्चुनेटली शेर अफजल मरवत साहब ने इस डिसिप्लिन को कभी सब्सक्राइब नहीं किया। वो हमेशा वो जो पार्टी के अंदरूनी मामलात थे उनका इजहार जो है वो पब्लिक फोरम में करते थे, जिससे कि पार्टी को डैमेज होता है और ये नहीं होना चाहिए। बारहा उनको पहले भी आपको पता है कि शो कॉज नोटिस जारी हुए थे, लेकिन उनको पार्टी में रिटेन किया गया था सिंपली बिकॉज के ये हमें उम्मीद बावर करवाया गया था कि जी ऐसा दोबारा नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ऐसा होना बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से पार्टी को ये एक्सट्रीम स्टेप है वो लेना पड़ा। राइट, एक और आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त, अभी कुछ दिन पहले भी हम बात कर रहे थे, तो मौलाना फजल रहमान के रिप्रेजेंटेटिव का कहना यही था कि अगर हम वोट ना डालते तो PTI के आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर मौजूद थे, वो वोट डाल देते। उसके लिए भी आपने शो कॉज नोटिस भेजे थे, कोई उनका डिसीजन हुआ है? उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है जी। उस इंक्वायरी कमेटी का इजलास मेरा ख्याल अनकरीब होने वाला है और वो इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशन हमारे पास आ जाएगी, उसकी बेसिस के ऊपर पार्टी जो है वो एक्शन लेगी। कितने लोग होंगे आपके ख्याल से आपके आज़ाद उम्मीदवार जो कि वोट करने के लिए रेडी थे? वो आपको पता ही है, पहले कहा जा चुका है, मैं दोबारा उस मसले में नहीं पढ़ना चाहता। वो जो भी था वो उसको शो कॉज नोटिस सर्व हो चुका हुआ है। राइट, सो एक और खबरें भी आ रही हैं पार्टी के अंदर से ही कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी नाराज हैं खान साहब। पता नहीं आप लोगों के माइक्रोफोन्स जो है वो खान साहब के जहाँ वो ठहराया गया उनको जेल में वहां लगे हुए हैं, या क्या वो सोर्सेज हैं आपकी जो पहुंचते, जो हमें भी नहीं पता होता, वो आपको पता चल जाता है। फ्यूचर थॉट भी पता चल जाती है। ऐसी कंजेक्चर्स के ऊपर मैं आपको पता, मैं कभी स्पेकुलेट नहीं करता, कभी बात नहीं करता। राइट, इंटरेस्टिंगली इजाजुल हक साहब से हमने पूछा मुज़ाकरात का, उन्होंने कहा मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए हैं बल्कि सिर्फ डिलेड हैं और बड़ी जल्द दोनों पार्टीज आएंगी वापस टेबल पर। डू यू थिंक सो? किसने कहा है ये? इजाजुल हक साहब ने, जो कि मेंबर थे हुकूमती कमेटी के। देखिए, मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले भी दे दिया है कि मेरी कंटेंशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको एक्सपेडाइट करने के लिए। वही जवाब मैं आपको दोबारा दे दिए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वकला के एहतजाज के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये तमाम जजेस कल सुबह अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की वजह से कायम मुकाम चीफ जस्टिस की तकर्री का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तवक्कुआत और कयास रायों के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस का ओहदा चंद दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद जो ट्रांसफर किए गए थे जस्टिस सरफराज डोगर उनको मिल चुका है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद इजाज सवाती को कायम मुकाम चीफ जस्टिस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जुनैद गफ्फार को कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसएम अतीक शाह को पेशावर हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। 2 दिन कबल ही बैरिस्टर अली जफर ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाने की मुखालिफत की वजह सीनियरिटी असूल का तयन था। लेट्स वॉच हिम।
मेरा एतराज ये है कि आपका जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतालिक वो तय कर लें, क्योंकि हुआ ये लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को ट्रांसफर किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो एग्जिस्टिंग जजेस थे इस्लामाबाद के, उनसे ऊपर उनको सीनियर बना दिया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि जब मीटिंग कर रही थी जुडिशियल कमीशन, तो एक तो वो सीनियर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए कंसिडर किया जा सकता था, यानी वो पूल में शामिल हो गए, और दूसरा उनको चीफ जस्टिस भी बनाया जा सकता है। मेरा एतराज ये था कि आप पहले ये फैसला कर लें कि ये सीनियरिटी सही है कि नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि आप गलत शख्स को कंसिडर करें। फैसला कर लें, हफ्ते 10 दिन बाद मीटिंग कर लें, ताकि ये फैसला हो जाए और ये कंट्रोवर्सी जो है ये खत्म हो जाए। जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक तनाज़ा जारी है। इस तनाज़े को मजीद हवा उस वक्त मिली जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर का नाम नहीं होना चाहिए था, और अटॉर्नी जनरल ने भी मेरे मौक़िफ़ की तायद की थी। अटॉर्नी जनरल का भी जवाब आ गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान का मौक़िफ़ उस वक्त आया जब जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी के तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र आर्जी नहीं होता। जज का ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट के तहत किया गया है, जिसके लिए सदर मुमलिकत मुताल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत की गई थी। जस्टिस सरफराज डोगर से कहा गया कि वो मफाद आमा के तहत अपनी रजामंदी का इजहार करें। ट्रांसफ़र होने वाले जज ने मफाद आमा के तहत ही तबादले के लिए रजामंदी जाहिर की। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती, ना ही जज सिविल सर्वेंट होता है। उसके अलावा भी उन्होंने जो बात की, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। आबिद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैर साहब के साथ अली अहमद कुर्द भी हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू ज़ुबैर साहब। एक तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस वक्त कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। फिर जब जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया है, जबकि उससे पहले हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ ये आया कि उन्हें सीनियरिटी लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, और वो बन भी गए हैं। सो इट मीन्स कि चीफ जस्टिस की बात की ज़्यादा वज़न नहीं है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। आपने सलाम किया था। देखिए, चीफ जस्टिस की बात की तो वक़्त ही नहीं रह गई है। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, वो हमेशा माइनॉरिटी में नज़र आए हैं। अब जुडिशल कमीशन की मीटिंग में और उनकी बात तो चलती ही नहीं है, और वो आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी सरबराह नहीं है। तो आप ये देखिए कि मतलब ये हमारा मौक़िफ़ और सब वकला का, मतलब अक्सरियत वकला का मौक़िफ़ ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो एक काला धब्बा है आईन और कानून के ऊपर, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त ये सारी जो तैनातियां थी इनको मौखर कर दिया जाए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने वो केस लगा हुआ है। हम तो समझते लग जाएगा 3 हफ्ते में ये हुआ था, लेकिन जो ऑर्डर आया उसमें वो तारीख ही मिसिंग है। तो अब उसकी सुनवाई होनी चाहिए और उस पर हतमी फैसला होना चाहिए। हमने फुल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। अब देखते हैं उस पर क्या फैसला होता है। लेकिन जो ये खिलवाड़, जब ये देखिए ये खिलवाड़ तो 26वीं आईनी तरमीम ही की गई है कि जुडिशरी को अपने ताबे कर दिया जाए। जिस तरह से आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया, देखिए ये सारा जो ट्रिगर हुआ है, मतलब मैं समझता हूँ वो खत था उन 6 जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने कहा कि हमारे काम में मुदाखलत होती है। उसकी वजह से उन्होंने ये सारी चेंजेस की, सिंध से भी, बलोचिस्तान से भी और लाहौर हाई कोर्ट से भी मौजूद जज साहिबान को ट्रांसफर किया। अब पिछले चीफ जस्टिस साहब जो कल हल्फ उठाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज का, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई उसमें अपने आप को जो एक जस्टिस डोगर को और सिंध से जो एक मौजूद जज साहब थे उनको शामिल किया, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं। और जाते जाते रिप्रेजेंटेशन भी उनकी रिजेक्ट कर दी उन्होंने, जस्टिस आमिर फारूक ने, इन 6 जजों की सीनियरिटी के बारे में। अब इसको नेचुरली वो चैलेंज करेंगे जुडिशल साइड पे सुप्रीम कोर्ट में। तो अब क्योंकि ये केसेस पहले भी आ चुके हैं, सीनियरिटी के केसेस अमूमन फिर सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या फैसला होगा, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जुडिशरी को ताबे कर दिया गया। जिस तरह के जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी से वो कितने करीब हैं, किन लोगों से उन्होंने क्या वादे किए हुए हैं कि जो वो आके अपने देखिए ये सब जज हल्फ उठाते हैं आइन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड। देखिए प्रोटेक्ट ही करना नहीं होता, डिफेंड भी करना होता है। तो ये 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आइन में, लेकिन ये आए हैं, इनकी ज्यादातर जो तायनातियां हो रही है इनकी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, या ये कि जो एक वकुला का एक धड़ा है उससे करीब लोगों की आप देखें अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ज्यादातर जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। और आप देखिए कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट में सीनियर जज अब एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं होंगे। आपने फरमाया कोयटा में हो गए, बलूचिस्तान के हाई कोर्ट में हो गए, हमारे यहाँ सिंध में हो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ भी यकीन है कि हो सकता है कि जो यहाँ सिंध में जो अपॉइंट हो रहे हैं वो शायद चीफ जस्टिस पर मुस्तकिल चीफ जस्टिस ना हो। तो क्योंकि यहाँ अब क्राइटेरिया ही कुछ और है, क्योंकि जुडिशरी को इन्होंने अपने ताबे कर लिया है कि जो हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं करना आपने, और कोई आपने तो आप जब ये लोग जो इस तरह की फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा आपको? जो सारे इतने खास मामले होते हैं, या लोगों की अपीलें आएंगी, मुखालफिन की अपीलें आएंगी, या आपके देखिए कोई सारा जो पटिशन होती है हुकूमत सरकार के खिलाफ होती है, या कोई आइन को चैलेंज किया जाता है कि ये आइन के खिलाफ है कोई अमेंडमेंट को। तो अब उन बेंचेस भी जुडिशल कमीशन जिसमें मुकन्नना की, एग्जेक्टिव की और बार काउंसिल वालों की जो उनसे इल्हाक है, जिनका उनकी अक्सरियत है, चीफ जस्टिस साहब माइनॉरिटी में हो जाते हैं और जजों के साथ। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके केस का फैसला कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे इन जजों से कि जो हुकूमत ने अपनी मर्जी की जो बेंचेस बनाई हुई हैं। तो देखिए ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि आजादी, जो आपकी आजादी थी वो सल्ब कर ली गई है। यानी अब मैं आप आर्टिकल 10A आपका कॉन्स्टिट्यूशन को कहता है कि जी आपको इंसाफ, फेयर ट्रायल आपको मिलेगा, आपको ये आपका बुनियादी हक है। और ये जितनी तायनातियां हो रही हैं या जो हरकतें हो रही हैं खासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सिंध में या जो भी, तो वो सिर्फ आर्टिकल 10 और मुख्तलिफ आर्टिकल 9 जिसमें कहते हैं कोर्ट के एक्सेस टू जस्टिस, आपका ये एक्सेस टू जस्टिस जो है ये फंडामेंटल राइट है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब कर लिया गया। तो अब आपके यहाँ जुडिशरी आजाद नहीं है। इंडीड। वकला अहमद कुत साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वकला कहते रहे कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले की भी मुखालफत की, लेकिन तबादलों की बावजूद हमने देखा कि जस्टिस सरफराज डोगर को पहले प्यूनी जज और अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सो लग ये रहा है कि एहतजाज से कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। नहीं, देखें, मेरा एक व्यू है और मैं ये समझता हूँ कि अब जबकि वकला हम जैसे आबिद जुबैरी साहब बैठे, हम सारे साथियों ने, बाकी हमारे मुनीर मलिक साहब, हामिद खान साहब, हम सारे वकला ने, जो वकला के एक बहुत बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान के वकला की, हमने 26 अमेंडमेंट के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया है। और उसके आपने देखा कि सिर्फ 2 दिन पहले हमने इस्लामाबाद में 10 ही तारीख को जब ये जुडिशल कमीशन का जो इजलास हो रहा था उसके खिलाफ एज ए प्रोटेस्ट हमने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया है और सारी दुनिया ने देखा कि है। हम ये कहते हैं कि ये जो आप मेरे नज़दीक ये जितनी भी का आप ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये सारी आप शूट हैं 26 अमेंडमेंट की। और अगर मैं चूंकि मूवमेंट लॉन्च कर दिया है लिहाजा इस पर किसी भी लिहाज से मेरा इस डिस्कशन में शामिल होना, यस करना, नो करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, मैं समझता हूँ नहीं, ये बिल्कुल बदनीयती की बुनियाद पे, इल विल और मेलाफिडे के बुनियाद पे ये 26 अमेंडमेंट बनाए। होता क्या था, देखिए ये सिर्फ लॉ मिनिस्टर सामने आया, सिविल गवर्नमेंट सामने आया, एक्चुअली इन्होंने किया। और आजकल आज जो सुप्रीम कोर्ट है जिसमें मेरे नजदीक 8 या 10 ऐसे बहादुर नडर और आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले, अब ये सिचुएशन डेवलप हो गई है। तो इस वजह से वो 26 अमेंडमेंट अदलिया को, जुडिशरी को अपने ताबे करने की कोशिश है। हमने ये फैसला किया हुआ है, वकला ने हर हालत में किसी कीमत में भी हम इस मूवमेंट में नाकामी करना सोचते हैं, ना हम इसको नाकाम होने देंगे। सारी पाकिस्तान की सारी वकला हमारे साथ। आपने देखा कि सिंध हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट ने एक ही छोटा सा सिर्फ 2 मिनट का एक अमेंडमेंट के हक में जो एक फेवरेबल जो स्टेटमेंट उसने जारी किया, उसमें आपने देखा कि कराची के वकला ने उसको अपने ऑफिस में घुसने नहीं दिया। तो ये हमारे वकला का एक सेंटिमेंट्स है। आप देखें हमारा जो एक इमोशंस है। अभी इस्लामाबाद में जो हम मार्च कर रहे थे तो हमें जब जगह जगह पे बैरिकाड, हमें जगह जगह पे जब रोका गया पुलिस वालों ने,
मैं आपको यकीन से बताता हूँ, पुलिस हमारा मुकाबला नहीं कर सकती थी। जो वकला के आंखों में जो एक चमक थी, जो उनके चेहरों में, उनके आवाज में, उनके नारों में एक जोश जज्बा था, हम तो क्योंकि अपने मूवमेंट को कामयाब करना चाहते थे, इसलिए हम इसमें वायलेंस लाना नहीं चाहते। हमने इसलिए मुकाबला नहीं किया। भी नहीं चाहिए वायलेंस। अब भी मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि यह अमेंडमेंट 26th अमेंडमेंट वकला के सामने इसकी कोई वक़्त नहीं, और इसको किसी कीमत पे भी जो है हम आइन का हिस्सा बरकरार रहने नहीं देंगे। राइट। भाई साहब, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको लग रहा है कि वकला इस वक्त कोई तहरीक चलाकर इस मामले को रिवर्स करवा सकते हैं? वैसे भी अगर 26वीं आईनी तरमीम से तमाम मामला शुरू हुए हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं, तो वो जब तक अगर फ़र्ज़ करें आप कामयाब भी होते हैं कि इसको रिवर्स करें, तो इतने फैसले उसके तहत हो चुके हैं, कैसे रिवर्स करेंगे? देखिए, तहरीक तो शुरू हो चुकी है, तहरीक हर फ्रंट पे जारी है, और हमारी तहरीक जो है वो पुरअमन है, क्योंकि हम वकला हैं, हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। लेकिन अब हमने इसको चैलेंज भी किया हुआ है, हम इसका मुकाबला अदालत में भी करेंगे। और देखिए, आदमी को जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। आप अपनी जिद्दोजहद करें, बाकी डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स इज अल्लाह ताला के। देखिए, अल्लाह का जरूर हम लोगों पे रहम कर आएगा कि ये देखिए, ये पाकिस्तान की सालमियत और बका का सवाल आ गया है। जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद ना हो, जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद ना हो कि वो इंसाफ के साथ फैसला कर सके, वो जो माशरा होता है वो जुल्म का माशरा होता है, और जुल्म का माशरा कभी हमेशा चल नहीं सकता। राइट। सो कोच साहब, IMF की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, आपके ख्याल से ये जुडिशरी के लिए अच्छा मौका है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? नहीं, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, एज ए इस मुल्क के शहरी के और कानून और आइन के उसको मानने वाले के हिसाब से मैं कहता हूँ कि नहीं, IMF का आके हमारे मामलात में किसी भी लिहाज से थोड़ा बहुत भी अगर वो उसमें दिलचस्पी ले रही है जुडिशरी के हवाले से, हालांकि फ़ायदा सारा हमारा है, क्योंकि वो जो भी रिपोर्ट देंगे वो जो है 26 अमेंडमेंट है या गवर्नमेंट जो कर रही है उसके खिलाफ रिपोर्ट देगी। मगर मैं असली कहता हूँ कि नहीं, हमको अपने तौर, अपने ताकत, अपने बाजुओं के जोर पे, अपने वकीलों और सिविल सोसाइटी और अवाम की ताकत से ये जितने भी गलत कारियाँ हो रही हैं आइन में और ये जुडिशरी में, इन सब का मुकाबला करना चाहिए। राइट। जुबैर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये जो मुलाकात थी उसमें क्योंकि हुकूमत ने जो मुआहदा किया था, कहा जाता है उसके तहत इस वक्त की मुलाकात और दीगर जगहों पे मुलाकात इस वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट लिखनी है जुलाई में, बट फर्स्ट टाइम जुडिशरी से मुलाकात की है IMF ने। हाउ डू यू फील अबाउट इट? देखिए, अगर ये कोई कर्टेसी कॉल होती तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अब आप फरमा रही हैं कि इन्होंने रिपोर्ट देनी है। अब मैं समझता हूं कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम एक पेपर पे और वैसे भी एक एटमी ताकत हैं, ठीक है, हम उनके पास जाते हैं पैसे मांगने के लिए, क्योंकि देखिए हमारी हैसियत क्या है, हम उनसे लोन लेने जाते हैं, यानी भीख मांगने जाते हैं। तो अब मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब को उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, कर्टिसी के तौर पे आप जरूर मिल लेते, लेकिन उनका कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का, और खासतौर पे जुडिशरी के मामलात में मुदाखलत करने का या चीफ जस्टिस से मिलने का नहीं था। लोगों से मिलते या अपनी रिपोर्ट लेते उनको, लेकिन चीफ जस्टिस से मिलकर, और सुना है फाइनेंस डिवीजन ने बहुत रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने दरख्वास्त की थी चीफ जस्टिस साहब से कि मिल लें उनसे। तो देखिए, मतलब चीफ जस्टिस को ये आपने खबर दी है, तो उस वक्त जब चीफ जस्टिस को ये अब मिली तो उनको हैरत नहीं हुई और ही वाज ब्रीफ्ड कि ये जरूरी है? मुझे नहीं मालूम, बाकी वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, या वो जानते होंगे जो लोगों ने इसको फैसिलिटेट किया है क्या किया। हम तो सिर्फ बातें सुनते हैं, जो बातें हो रही होती हैं, अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है तो ये वही लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि उनके चीफ जस्टिस से खुद तो आके नहीं मिले ना, वो IMF का काम तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होता है। तो इसमें चीफ जस्टिस से मिलके 26 से क्या आपके जो जैसे कुर साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल वो ये रिपोर्ट देंगे कि ये 26 आलमी तरमीम ने ताबे कर दिया है और यहाँ आजाद अदलिया नहीं है, यानी अब इनके जो केसेस के फैसले होंगे वो हुकूमत राइट। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब एंड अली अहमद कोच साहब फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ का IMF को लिखे जाने वाला हालिया खत मुल्क की मईशत की बहाली को सबोताज करने की साजिश करार दिया जा रहा है।
जो क्रिटिसिज्म है PTI पे वो ये है कि ये इक़दाम उनकी जो एक तारीखी रविश है उससे मुताबिकत रखता है। तारीखी रविश जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जब भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम के मौके पर कोई अच्छा काम होने लगता है तो वो कोशिश करते हैं कि गैर मुल्की मुदाखलत करवाई जाए या कोई और ऐसी एक्टिविटी किया जाए तो जो आपकी मुल्क की तरक्की है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। PTI ने अब IMF को एक डॉसिए जमा करा दिया है। क्या चाहते हैं वो IMF से, क्या करेगा वो, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के अलावा इसका और क्या नतीजा निकलेगा। अगेन फिर ये लगता है कि जो बात कही जाती है PTI के ख़िलाफ़ वो एक पैटर्न से नज़र आ रही है कि जब भी पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर होती है या माशी बहाली की तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे लगता ही है कि वो सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि कोई भी जमात हो, एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या वो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ लॉबिंग करने की कोशिश करेंगे? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। बदकिस्मती ये है कि PTI के रहनुमा पहले भी IMF की डील को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की कुव्वतों से मदद तलब करते रहे हैं। सो ये एक डार्क मार्क भी है उनके पास के ऊपर। सो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि एक दफ़ा दोबारा उन्होंने ऐसे ही वक्त में ये ख़त लिखने की कोशिश क्यों की है। दूसरी जानिब गाज़ा में अब देख लेते हैं, वहाँ पर जो सीज़ फायर का ख़त्म होने का खदशा था वो अब हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है। इस हवाले से मिस्र और कतर की कोशिशें कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। कल हमास का वफ़द काहिरा पहुंचा था, हमने कल भी रिपोर्ट किया था, और दोनों ममालिक से बातचीत के बाद अब हमास ने कैदियों की रिहाई के मुआहदे पर अमल करने का ऐलान कर दिया है। हमास का कहना है कि कैदियों के तबादले समेत मुआहदे पर दस्तखत शुदा शराइत की मुताबिक वो अपना अमल जारी रखेंगे। हमास ने यह भी कहा है कि जो मुआहदे हैं उसके में जो अमल दरामद करना है वो उसके ऊपर पूरी यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी अहम खबर यह है कि तुर्क सदर कल से पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तुर्क सदर ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा है। लेट्स वॉच दैट। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी सदर को खबरदार किया है कि गाज़ा पर कब्जे का नया मौक़िफ़ जंग को फ़लस्तीन और इसराइल के बजाय अरब इसराइल जंग बना सकता है। ज़रा देखिए। ब्रिगेडियर मसूद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब, जो PTI ने अब ख़त लिखा है, एक डॉसिए भेजा है, आपके ख्याल से क्या इसका नतीजा निकल सकता है? मेरे ख्याल में वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखिए यहाँ पे ख़त में उन्होंने बात की है कि इलेक्शन की बात की है जो इनका बनता नहीं है, और फिर दूसरा गवर्नेंस के इश्यूज़ की बात की है। तो ऑलरेडी उनकी टीम ऑलरेडी यहाँ पे बैठी हुई थी और गवर्नेंस को तो वो वैसे देख रही थी। लेकिन ऐसे मौके पे ख़त लिखना कि जब आप देखें कि 1 साल पहले वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट, उससे हम वापस आए हैं और वापस आके वी आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। और देखें कि उससे आप इंडिकेटर्स देखें ना कि आपके 6.5 साल में जो आपका जो इन्फ्लेशन थी वो वन डिजिट पे आ गई है, आपके क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हो गई है, आपके एक्सपोर्ट 27 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर्स पे चले गए हैं, आपके रिमिटेंसेस जिनका खतरा था आपको वो तो 9.2 से जाके वो उसमें प्लस हो गया, ऑलमोस्ट 14 या 15 बिलियन डॉलर्स पे चले गए हैं। और इसके अलावा जो कि आपके IMF से आपका जो पैकेज था वो आपको मिल गया है। स्टॉक एक्सचेंज पिछले साल देखें कि आपने फिजिकल जो साइकोलॉजिकल बैरियर था दैट हैज़ बीन क्रॉस। तो हम एक अच्छे थे, तो अब ये कोशिश तो ऐसे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो माशी या इस्तेहकाम था उसको नुकसान पहुंचे, जो किसी सूरत हाल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कि देखें आपकी लॉयल्टी शुड बी विद द कंट्री, नॉट विद कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो देखें कि किसी ने अंग्रेजी कोटेशन दी है, कोर्ट भी है, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। वो वाली बात है कि आपने अपनी कंट्रीब्यूशन क्या देखनी है। बट दैट इज अनफॉर्चुनेट कि ऐसी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मेरा ख्याल में इसके कोई बज़ाहिर कोई इसका हल कुछ होगा नहीं। लेकिन देखिए अगर आपकी इकानमी मजबूत होगी, आपकी सिक्योरिटी मजबूत होगी, सो इकानमी एंड सिक्योरिटी दे आर डायरेक्टली इंटरलिंक्ड। अगर आपकी इकानमी में नुकसान आएगा तो फिर सिक्योरिटी पे इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। तो हमें उस तनाजुर में देखना चाहिए कि हमारी लॉयल्टी क्या है, हमारे किस तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो कोई भी हो सकती है, लेकिन लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए। मेरा ख्याल में उस वजह से ये हमें, अगर आपके इख्तलाफात हैं, कोई चीज़ें हैं,
तो आप इसको रेज कर सकते हैं पॉलिटिकल फोरम्स पे, पार्लियामेंट आपके पास है, वहां पे जा सकते हैं, जुडिशरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, आपकी बातचीत आपस में हो सकती है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। राइट। दूसरी जानब हमास ने ये कह दिया है कि वो हफ्ते के रोज मामूल के मुताबिक मुग़वियों को रहा करने के लिए रेडी हैं, जबकि अमेरिका एंड इसराइल की जानिब से उन्होंने कहा है कि आप सबको अभी एक ही वक्त में रिलीज करें। एग्जैक्टली किधर जाएगा ये मामला? मेरे ख्याल में देखें कि जो रेटरिक हमने देखी है और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो आई है, और इसके बाद से न्यूयॉर्क टाइम्स में उन्होंने किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने आउट ऑफ माइंड जो होकर ऐसा कोई सोचा है कि 2.3 मिलियन को रिलोकेट करेंगे। सो मेरे ख्याल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, OIC को नहीं है, इवन जो इम्पोर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज है, एल्सवेयर है, उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल में होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये रेटरिक है, इसके बाद ये चीज़ें डाई डाउन हो जाएंगी। अब ये है जिस तरह आपने शुरू में कहा है कि दोबारा जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, हमास ने कहा है कि वो रिलीज कर रहा है, तो चीज़ें मेरे ख्याल में दे विल गो इन द राइट डायरेक्शन। इजिप्ट भी इसमें एक अच्छा रोल अदा कर रहा है और इसके साथ साथ कतर भी इसमें एक रोल है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में जो यूनिटी दिखाई है मुस्लिम कंट्री ने, स्पेशली एक्सटेंड जो हमने देखा सऊदी अरब की तरफ से, और रिसेंटली जब टर्किश प्रेसिडेंट आया तो तुर्किया के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका भी इआदा किया कि जी किसी सूरत में ये हो ही नहीं सकता है। 1967 की रेजोल्यूशन जो है उसके मुताबिक उससे पहले जो पोजीशन थी टू स्टेट सोल्यूशन, दैट इज ओनली एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम उम्मा। राइट। सो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का स्टेटमेंट आपने भी देखा, वो कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प अरब मुल्क पर गाजा के हवाले से अपना जो प्रेशर है वो बरकरार रखेंगे तो खत्ते में एक अरब इसराइल तनाज़ा नया शुरू हो जाएगा। अभी भी आपने जिक्र किया कि मुस्लिम वर्ल्ड का जो रिस्पांस था, हमने आपको प्रेसिडेंट एर्दोगान का भी स्टेटमेंट दिखाया, वो पाकिस्तान को सराह रहे हैं। सो क्या कोई नया ब्लॉक बन सकता है विद मुस्लिम कंट्रीज, चाइना एंड रशिया? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखेंगे चाइना और रशिया तो ऑलरेडी इस तरफ है, लेकिन चाइना अपने आप को बज़ाहिर उस तरफ अपनी वो नहीं दिख रहा है इंक्लाइनेशन की। रशिया तो खुल के सपोर्ट करे, जिस तरह रशिया ने भी कहा था कि आउट ऑफ क्वेश्चन कि ये हो नहीं सकता, चाइना ने भी कहा है। तो मेरे ख्याल में ये अलायंसेस तो इस तरफ नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम ममालिक ने जिस तरीके से रिजेंटमेंट शो किया, आप देखें एक हमास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सके हैं। अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जाती है, 100 से ज़्यादा और हमास ग्रुप्स निकलेंगे और इसके बाद जो अमेरिकन इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ सकता है। सो देयरफॉर मेरे ख्याल में बेटर सेंस विल प्रीवेल और ये चीज़ ऐसा होगा नहीं। जहां तक रिकंस्ट्रक्शन की बात है, मेरा ख्याल में अरब ममालिक खुद इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। कतर ने, यूएई ने, सब ने पहले वॉलंटियर कर दिया है और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो कह रहे हैं कि वो इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे गजा को। तो राइट। एक और जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उनका कहना है कि इजराइल ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट में ये स्टोरी आई है, उन्होंने ये कहा है कि इस हमले का इम्कान है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली इस हमले से ईरान का जौहरी प्रोग्राम हफ्तों या महीनों पीछे चला जाएगा। हाउ डू यू कॉमेंट ऑन दैट, एंड ज़रूर बताइएगा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम एग्जैक्टली किस सतह पर है? देखें ऑलमोस्ट वो तो देखें ऑलमोस्ट 80 to 90% तो वो पहुँच चुके हैं, लेकिन जब तक वो फाइनलाइजेशन में उसमें बड़ा टाइम लगता है। आज इसलिए वो लोगों की असेसमेंट है इट विल टेक 6 months इस तरह है। लेकिन जहां तक वो आपने बात की, वो पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हैं, क्योंकि इवन बिफोर टेकिंग ओवर एज ए प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट इलेक्शन भी नहीं लड़े थे, तो ट्रम्प ने कहा था जब इनकी कन्फ्रंटेशन चल रही थी बिटवीन इजराइल एंड ईरान, तो ट्रम्प ने उस वक्त भी कहा था कि इजराइल को स्ट्राइक करना चाहे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे। अब जी तुम्हारा ख्याल में चांसेस बिल्कुल है, इसमें हो सकता है अमेरिकन इन्वॉल्व ना हो कि वो उसको कहें इजराइल को गो अहेड दे दें कि आप वो करें। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि देखें इनके अल्टीमेट जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे है। चाहे वो उसमें फिजिकल उसमें जाते हैं या कोई और सिस्टम वो करते हैं। ऑलरेडी देखे कि हमने पास में देखा है जिस तरीके से इजराइल की इन्वॉल्वमेंट रही है, जो उनकी पेनिट्रेशन है इनसाइड ईरान, स्पेशली असैसिनेशन ऑफ जो जितने साइंटिस्ट हुए हैं, और लास्ट में मोहसिन फखरीज़ादा की असैसिनेशन हुई है, तो उसमें हमने इनकी पोटेंशियल देखे थे। तो पॉसिबिलिटीज है, वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। थैंक यू बिगेरे साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में भी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।